नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको ये न्यूज़ मिली गई होगी कि देश में बिजली संकट गहराने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और बेल आइकन को ऑल की नोटिफिकेशन के साथ आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो भारत के ताप विद्युत संयंत्र अर्थात थर्मल पावर प्लांट कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल स्टेशनों की बढ़ती संख्या के कारण कोयले का स्टॉक औसतन 4 दिनों के लिए बचा है। तो थर्मल पावर प्लांट कुछ इस तरह के होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं? तो इसमें सबसे पहला कारण है बिजली की मांग में वृद्धि। तो आपूर्ति संबंधी मुद्दों के साथ युग्मित कोविड-19 महामारी से उबरने वाली अर्थव्यवस्था ने मौजूदा कोयले की कमी को जन्म दिया है। भारत बिजली की मांग में तेज उछाल, घरेलू खदान उत्पादन पर दबाव और समुद्री कोयले की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से परेशान है। दूसरा कारण है ताप विद्युत संयंत्रों का बढ़ा हुआ हिस्सा, अर्थात कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों ने भी मांग में वृद्धि के उच्च अनुपात की आपूर्ति की है, जिससे भारत के ऊर्जा मिश्रण में थर्मल पावर की हिस्सेदारी वर्ष 2019 के 61.9% से बढ़कर 66.4% हो गई है। और तीसरा कारण है बाढ़ और वर्षा। अप्रैल और जून की अवधि में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सामान्य से कम स्टॉक संचयन और अगस्त और सितंबर में कोयला संबंधी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से कोयला खदानों से कोयले का कम प्रेषण हुआ। और चौथा प्रमुख कारण है कोयले की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ साथ आयात कम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण भी संयंत्रों ने आयात में कटौती की है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रभावों को लेकर। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? यदि उद्योगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है तो इससे भारत के आर्थिक क्षेत्र की बहाली में देरी हो सकती है। कुछ व्यवसाय उत्पादन को कम कर सकते हैं। भारत की आबादी और अविकसित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के कारण लंबी अवधि तक गंभीर बिजली संकट की स्थिति रह सकती है। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की बात की जा रही है, उसके कारण ई व्हीकल्स की ओर जो हम लोग स्विच कर रहे हैं, भारत और पूरा विश्व जो है ई व्हीकल्स की ओर तेज़ी से स्विच कर रहा है, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी जबकि हमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अभी ई व्हीकल्स इतने नहीं हैं, इतने चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत नहीं है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो भविष्य में, फ्यूचर में जब ई व्हीकल्स रोड्स पे बढ़ जाएंगे तो हम उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे? क्या हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे? क्या वो जो डिमांड होगी हम उसकी सप्लाई कर पाएंगे, या इसी तरह का क्राइसिस उत्पन्न होगा इन फ्यूचर? और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि हम ई व्हीकल्स क्यों अपना रहे हैं? ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए। पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है और पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए हम उसको हटाना चाहते हैं और ई व्हीकल्स को लाना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो ई व्हीकल है उसको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अभी हम जिस चीज़ पर निर्भर हैं वो है थर्मल पावर प्लांट। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो पावर प्लांट से जो बिजली प्रोड्यूस होती है उतने बड़े लेवल पे नहीं है। अभी भी हम अधिकतर थर्मल पावर प्लांट के ऊपर निर्भर हैं, ये सच्चाई है। तो इन फ्यूचर हमारा क्या एजेंडा होगा, हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, या इसी तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है वो हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, और हमारे जो ई व्हीकल्स हैं वो भी हमारे घरों में खड़े रहेंगे बिना एनर्जी के। और दूसरी बात है कि हम जहाँ
पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ई व्हीकल्स लाना चाहते हैं और हमारी निर्भरता थर्मल पावर प्लांट पर ही है। तो थर्मल पावर प्लांट से कितना पॉल्यूशन क्रिएट होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। ई व्हीकल्स को लेके इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ेगी, उसकी सप्लाई के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का। और यदि कोयला प्राप्त हो भी जाता है इन फ्यूचर, कोयले की कोई कमी नहीं होती है, तो भी जो पॉल्यूशन उत्पन्न होगा, एक ओर से हम पॉल्यूशन हटा रहे हैं सड़कों से और दूसरी ओर पॉल्यूशन हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? फ्रेंड्स, ये मेरा अपना ओपिनियन है। यदि आप मेरे से सहमत नहीं हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों से सहमत ही हों, आपके अपने विचार हो सकते हैं। उन विचारों को आप मेरे से सहमत क्यों नहीं हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इसका सॉल्यूशन, यदि आप मेरे से सहमत है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अब जान लेते हैं कि जो ये बिजली संकट उत्पन्न हुआ है, इससे निपटने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है खनन को बढ़ावा देना। सरकार स्टॉक की बारीकी से निगरानी का कार्य कर रही है और राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया एवं एनटीपीसी भी आपूर्ति बढ़ाने हेतु खदानों से उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरा कदम है आपूर्ति नियंत्रण। भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति की राशनिंग विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों हेतु सबसे आसान समाधानों में से एक के रूप में उभर सकती है। भारतीय बिजली वितरक आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में तब आपूर्ति में कटौती करते हैं जब उत्पादन मांग से कम होता है, और यदि आगे भी यही स्थिति रहती है तो बिजली की कटौती में विस्तार पर विचार किया जाएगा। तीसरा प्रमुख कदम है आयात बढ़ाना। भारत को वित्तीय लागत के बावजूद अपने आयात को बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से, जहां कीमत मार्च के $60 प्रति टन से बढ़कर सितंबर में 200 प्रति टन हो गई है। चौथा कदम है जल विद्युत उत्पादन। वहीं मानसून की बारिश से कोयला खदानों में बाढ़ आ गई है, जिससे जल विद्युत उत्पादन हाइड्रो पावर जनरेशन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बांधों पर बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कोयले के बाद भारत के प्रमुख बिजली स्रोत हैं, और यह क्षेत्र बारिश के मौसम में अपने चरम पर होता है, जो आमतौर पर जून से अक्टूबर तक होता है। और पांचवा कदम है प्राकृतिक गैस चालित जनरेटर की तरफ रुख। वर्तमान में वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्राकृतिक गैस की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक निराशाजनक स्थिति में गैस से चलने वाला बेड़ा किसी भी व्यापक बिजली आउटेज को रोकने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा संचालित जनरेटर एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे आवश्यकता पड़ने पर लगभग 30 मिनट में चालू किया जा सकता है, और यह गैस ग्रिड से जुड़ा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोयले के विषय में। तो यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं वह लाखों साल पहले बना था, जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे। इसलिए कोयले को बरीड सनशाइन कहा जाता है। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल है। कोयलों को भी 4 रैंकों में वर्गीकृत किया गया है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। यह रैंकिंग कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार व मात्रा और कोयले की ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इसको, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।